एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेंटर नीड सुप्रीम। तो आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं दैट इज आर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दैट इज चैप्टर नंबर 21। आपको पता होगा क्लास 11th में बायोलॉजी में टोटल 22 चैप्टर्स हैं, जिनमें से ये है आपका 21st यानी कि सेकेंड लास्ट चैप्टर। हम सेकेंड लास्ट चैप्टर पे इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी एक्चुअली। और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इम्पॉर्टेंट नहीं है एक्चुअली, मैं कहूँगा थोड़ा सा हार्ड है समझना, क्योंकि आपने जब पहले पढ़ा था इन क्लास 9th दैट वाज नॉट टू द एक्चुअल लिमिट जितना होना चाहिए था ये समझने के लिए। आपको स्ट्रक्चर्स वगैरह डायग्राम्स वहाँ पे भी देखने को मिले थे और न्यूरॉन्स और ब्रेन वगैरह के, लेकिन आपने मुझे लगता है नहीं कि उतना ध्यान दिया होगा, उस स्टेज पे उतना नहीं हो पाता है। दिस चैप्टर इज समथिंग जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अदर चैप्टर्स लाइक डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन और जो आपका लंग्स वाला चैप्टर है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्लड सर्कुलेशन वाला, तो वो सब जो है आप पहले भी बहुत ज़्यादा जानते हैं। आपको पता है आर्टरीज, वेन्स वगैरह के बारे में, हार्ट का जो आपका 4 चैम्बर स्ट्रक्चर है उसके बारे में आप जानते हैं बस। बट अबाउट दिस चैप्टर यू नीड टू लर्न फ्रॉम द बेसिक टू द हाई लेवल, राइट। तो हम यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। दिस इज द एनसीईआरटी पार्ट, जो एनसीईआरटी बेस्ड जो जितना भी हमारा पार्ट है उसको हम कवर करने वाले इस मतलब जितना भी तो नहीं, लेकिन जितना हो सकेगा इस चैप्टर में, इस वीडियो में उतना हम कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी को, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। अगर इफ यू नो द एनसीईआरटी, यू हैव रेड इट थॉरली, यू नो एवरी टॉपिक फ्रॉम द एनसीईआरटी एंड यू डोंट वांट टू डू द एनसीईआरटी अगेन, यू कैन स्किप द वीडियो और यू कैन रिवाइज इट फ्रॉम हियर। और अगर आपने एनसीईआरटी को ढंग से नहीं पढ़ा है एटलीस्ट 5 times, देन यू नीड टू वॉच सच वीडियोस टू नो ईच एंड every word from the NCERT, right? Let's get started. Yeah, so here we have the short, you can say, introduction to the chapter about what exactly we are going to be studying in the chapter and why do we need to study about neural control and coordination. Here we come to know that सबसे पहले जो हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, वो सांस लेने से लेके चलने फिरने तक, यानी इनवॉलेंट्री से लेके वॉलेंट्री एक्शन तक जितनी भी चीज़ें हम कर रहे हैं, उन सब के लिए एक बॉडी में कोई ना कोई सिस्टम होना चाहिए, यानी एक ऐसा सिस्टम जो कि कोऑर्डिनेट कर पाए। जैसे कि हमें अगर कोई चीज़ उठानी है तो हम अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, बट अगर हमें कोई चीज़ गिरानी है सो हम अपने हाथ उंगलियों को फैलाते हैं, उस चीज़ को छोड़ देते हैं। इसके पीछे कोई तो कोऑर्डिनेशन होगा कि उसके बारे में हम सोचते हैं। या फिर आप अगर सोचें जो रिदमिक चीज़ें हैं जो कि ऑटोमेटिकली हो रही हैं, यानी इनवॉलेंट्री चीज़ें हैं, जैसे कि सांस लेना है, दिल धड़कना है, या फिर एक्सक्रीशन, डाइजेशन, तो उसके लिए भी कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कई बार ऐसा देखते हैं कि सांस लेने को हम थोड़ा सा कंट्रोल कर पाते हैं, हार्ट बीट है वो कंटिन्यूअसली चलती रहती है, उसके पीछे ज़रूर कोई ऐसा मैकेनिज्म होगा जो उसे कोऑर्डिनेशन में रखता है कि द हार्ट हैज़ टू बीट कंटिन्यूअसली, राइट। तो उस कोऑर्डिनेशन को जो है हमें स्टडी करने के लिए इस चैप्टर को जानना ज़रूरी है। और कोऑर्डिनेशन जो है हमारी पूरी बॉडी में जो भी डिफरेंट ऑर्गन्स को कोऑर्डिनेट करते हैं वो एक्चुअली 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला है आपका न्यूरल कंट्रोल, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और दूसरा है आपका केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल जो है बेसिकली हार्मोन्स के द्वारा होता है। हार्मोन्स के अलावा कुछ और केमिकल्स भी होते हैं जिनको ओवरऑल हार्मोन्स की कैटेगरी में ही डाल दिया जाता है, बट हम उनको हार्मोन्स नहीं कह सकते। कुछ प्रोटीन्स हैं, कुछ दूसरी चीज़ें भी हैं, ब्लड वगैरह भी उसमें बहुत ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी होता है। तो एक केमिकल है और एक न्यूरल है। तो जो न्यूरल वाला पार्ट है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपको पता है नेक्स्ट चैप्टर है। तो उसमें हम हार्मोन्स वगैरह जो हमारे एक्ट करते हैं बॉडी के ऊपर कोऑर्डिनेशन करने में, उसके बारे में जानेंगे। अब इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस ये है, एक है न्यूरल कंट्रोल और दूसरा है केमिकल। आपको पता है न्यूरल कंट्रोल का मतलब है वो न्यूरॉन्स के थ्रू अपना फंक्शन जो भी है वो परफॉर्म कर रहा है। अगर न्यूरॉन्स हैं वो कोई भी फंक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं, तो यानी कि वो एक जगह से मैसेज को ले रहे हैं अपनी न्यूरॉन की जो बॉडी है, आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर तो पता ही होगा आई गेस, तो उससे वो मैसेज को आगे लेके नेक्स्ट न्यूरॉन तक, या फिर जो भी सेल को या ऑर्गन को परफॉर्म करना है फंक्शन, उस तक वो मैसेज पहुंचा दे रहा है। बट आप ये सोचिए कि न्यूरॉन खुद में एक सेल है, वो हर एक दूसरे सेल तक कैसे पहुंच सकता है? क्योंकि बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल हैं। अगर हर एक सेल को मैसेज पहुंचाना है तो उसके लिए उतने ही बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हो जाएंगे। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हर एक सेल के लिए एक न्यूरॉन हो। तो इस चीज़ को कम करने के लिए और इस कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए एक्चुअली यूज़ होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। यानी कि एक ऑर्गन तक पहुंच गया न्यूरॉन, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली या तो वो डायरेक्ट जो है, जैसे हार्ट वगैरह में होता है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करा देता है तो उससे हार्ट जो है वो बीट करता है, और या फिर वो किसी हार्मोन के रिलीज में मदद करता है, जो कि हार्मोन हर एक सेल तक जा सकता है। क्योंकि एक केमिकल है उसका, तो एक मॉलिक्यूल भी डिफ्यूजन के थ्रू या फिर किसी और मैकेनिज्म के थ्रू हर एक सेल तक पहुंच सकता है, और इस तरीके से हमारा हर एक सेल
पार्ट लेता है किसी भी कोऑर्डिनेशन या फिर कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट में, राइट। देन वी हैव द इंट्रोडक्शन इज फिनिश्ड। अब हम जानेंगे कि बेसिकली ये जो न्यूरल सिस्टम जो कि हम इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ने वाले हैं वो उसमें क्या है। तो हम सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि द न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। तो यहाँ पे हम एक खास बात जो है वो ध्यान देते हैं कि neurons are highly specialized cells. Why do we call it highly specialized cells? हाईली स्पेशलाइज्ड का मतलब ये होता है कि वो जो है पूरी तरीके से ग्रोथ कर चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, और अगर इसे ब्रॉडर टर्म में देखें तो डिफरेंशिएट हो चुके हैं। हाउएवर डिफरेंशिएट हम प्लांट्स के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट आप एनिमल्स में भी यूज़ कर सकते हैं। एनिमल्स में मोस्टली मैच्योर वर्ड यूज़ होता है डिफरेंशिएट की जगह। तो ये जो है सेल पूरी अपनी ग्रोथ ले चुके हैं जितनी भी इनको ग्रोथ लेनी थी, और उसके बाद ये मैच्योर भी हो चुके हैं, यानी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और स्पेसिफिक फंक्शन ले चुके हैं, जिसके अलावा ये और कोई फंक्शन नहीं करेंगे, और अब इनकी ग्रोथ जो है लिमिट हो चुकी है, अब ये ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। इनमें एक और खास बात होती है कि न्यूरॉन ही वो सेल हैं जो बॉडी में सबसे ज़्यादा लेंथ वाले होते हैं, फाइबर्स के अलावा। कुछ फाइबर्स आप कहीं कहीं पे देखेंगे कि वो भी बहुत लंबे होते हैं, बट फाइबर्स आर डेड सेल्स। कई बार सेल्स के पार्ट होते हैं और या फिर कई बार डेड सेल्स होते हैं, राइट। तो इसलिए जो लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, अगर आप बोले ह्यूमन बॉडी किसी भी एनिमल में अगर है, क्योंकि वो सिलेंट्रेट से स्टार्ट होता है, एनिमल किंगडम में अगर आपने देखा होगा तो सिलेंट्रेट जो है पहली बार न्यूरॉन्स होता है, यानी कि उनमें कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है सिलेंट्रेट से, और उसके बाद मैमल्स तक, ऊपर वर्टिब्रेट्स में जाके मैमल्स तक होता है। तो आप किसी भी एनिमल को देख लीजिए जिनमें न्यूरॉन्स है, तो न्यूरॉन्स ही उनमें सबसे लॉन्गेस्ट या लॉन्गेस्ट सेल होंगे। लार्जेस्ट सेल कोई और हो सकता है, क्योंकि लार्जेस्ट में हमें सारी डायमेंशन देखनी होती है, जबकि लॉन्गेस्ट की जब हम बात करेंगे तो सिर्फ हमें लेंथ देखनी होती है। तो लेंथ वाइज सबसे बड़े सेल न्यूरॉन्स होते हैं। Then we see the neural wait a second, मैं मार्क करता चलूँ। द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल इन लोअर वर्टिब्रेट्स, जैसे कि सिलेंट्रेट वगैरह में आप देखें, सॉरी वो वर्टिब्रेट की बात कर रहे हैं, लेकिन स्टार्ट सिलेंट्रेट में हो जाता है। तो सिलेंट्रेट में जो है तो हाँ वो मतलब वर्टिब्रेट्स की बात कर रहा है, लेकिन हम यहाँ सिलेंट्रेट की अगर बात करें, बहुत ही लोअर ऑर्गेनिज्म है, उसमें आप देखेंगे कि सिर्फ फ्री न्यूरॉन्स होते हैं। कुछ मतलब कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में बने होते हैं, बट ऐसे आप देखेंगे फ्री न्यूरॉन्स होते हैं, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं सिर्फ जंक्शंस के थ्रू। और अगर आप लोअर वर्टिब्रेट्स में देखें तो आप देखेंगे कि बहुत थोड़े से कहीं गैंग्लियन बने हुए हैं, थोड़े से न्यूरॉन्स बन के, या फिर न्यूरॉन्स सिर्फ लाइन में लगे हुए हैं, मतलब देयर इज नो स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हमारे अंदर ब्रेन का होता है। देन वी सी फॉर एग्जांपल इन हाइड्रा, जो कि एक सिलेंट्रेट है, इट इज कंपोज्ड ऑफ अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, यानी न्यूरॉन्स जो है पूरे में ऐसे पड़े हुए हैं जाल की तरह पूरी उनकी बॉडी में, और जहां से भी एक कहीं भी स्टिमुलस मिला, जैसे टच हुआ या फिर हीट हुआ, तो वहां से वो दूसरी जगह पूरी बॉडी में फैला देते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे टच हो रहा है। The neural system is better organized as insects, क्योंकि उनमें गैंग्लियन एक्सेट्रा होता है, जो कि जिसे आप कहते हैं प्रिकर्सर ऑफ ब्रेन। जिस तरीके से मैमल्स में या फिर हायर वर्टिब्रेट्स में ब्रेन होता है, उसी तरीके से जो आपके इंसेक्ट्स हैं यानी कि आर्थ्रोपोड्स हैं, उनके अंदर गैंग्लियन होता है। When a brain is present along with a number of ganglion and neural tissue, जहाँ पे आपका बहुत एक कह सकते हैं प्री मेच्योर ब्रेन होता है, गैंग्लियंस होते हैं बहुत सारे, कई बार जैसे कि कॉकरोचेस में आप देखेंगे बहुत सारे गैंग्लियन होते हैं, अराउंड 13 गैंग्लियन होते हैं उनमें, और साथ में न्यूरल टिश्यू होती है। न्यूरल टिश्यू की जब हम बात करें तो न्यूरल सेल से थोड़े डिफरेंस होते हैं। क्या डिफरेंस होता है कि न्यूरल सेल्स में न्यूरॉन्स पड़े होते हैं बहुत सारे, जबकि न्यूरल टिश्यू जब आप कहते हैं तो उसमें न्यूरॉन्स आते हैं डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स के साथ, साथ में उनमें आते हैं सारे के सारे वो सेल्स जो कि उनको जॉइंट रखते हैं, यानी कि गैंग्लियोनिक सेल। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि न्यूरल जो भी सिस्टम होता है उसको दो टाइप के सेल्स से कंप्राइज होता है, पहला होता है न्यूरल सेल्स और दूसरा होता है गैंग्लियन सेल्स। तो हम इन दोनों को भी ज़्यादा डिटेल में जानेंगे। Sorry, it's not ganglion cell, it's glial cells. I'm sorry, it's glial cells. It's GLAAIAL. It's glial cells, right? तो इसको आप ध्यान रखेंगे। The vertebrates have a more developed neural system. Vertebrates में जो है बहुत more developed अच्छा खासा जो है developed स्ट्रक्चर होता है। आई एम सॉरी, ये यहाँ पे इनवर्टिब्रेट लिखा हुआ था, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो इनवर्टिब्रेट की बात करें, लोअर इनवर्टिब्रेट में बहुत ही एक प्रिमिटिव स्ट्रक्चर होता है न्यूरल सिस्टम का। वहीं आप अगर वर्टिब्रेट्स में देखें और खासकर अगर हाइयर वर्टिब्रेट्स जैसे कि मैमल देखें तो उनमें बहुत ही एक अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज न्यूरल सिस्टम होता है विद ब्रेन, न्यूरल टिश्यू और गैंग्लियन तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। कुछ वर्टिब्रेट्स में आपको लोअर स्टेज में मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो सकता है देखने को मिले, बट इन हाई वर्टिब्रेट्स आपको गैंग्लियन देखने को नहीं मिलेगा, बट न्यूरल टिश्यू विद ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड भी होता है।
नाउ वी सी द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, यानी कि बेसिकली हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन तो पूरा जान लिया कि व्हाट इज न्यूरल सिस्टम और कोऑर्डिनेशन की जरूरत क्या होती है। अब हम जानेंगे कि ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में एक्चुअली हम क्या जानते हैं, क्या पढ़ते हैं, राइट। So here we have the human neural system is divided into, यहाँ पे बेसिकली दो जो है आउटर आपके एक कह सकते हैं ब्रॉड क्लासिफिकेशंस दी हुई हैं, यानी कि जितना भी न्यूरल टिश्यू है पूरी बॉडी में या फिर न्यूरॉन्स का जितना भी फंक्शन है उनको जो है दो टाइप्स में जो है डिवाइड कर दिया गया है। पहला है आपका सेंट्रल न्यूरल सिस्टम दैट इज योर CNS और दूसरा है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम दैट इज योर PNS। यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो व्हाट इज एक्चुअली सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो आपका CNS है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जैसा इसका नाम है वही इसका मीनिंग भी है। CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम मींस जो सेंटर में है वो नर्वस सिस्टम। सेंटर में का मतलब क्या होता है कि बॉडी को अगर आप ऐसे सीधा रखें, बॉडी को अगर आप ऐसे सीधा देखें तो हमारी सेंटर ये होती है बॉडी की, राइट। तो यहाँ पे आपकी सबसे ऊपर टॉप में आपका ब्रेन, देन वी हैव आगे जाते हुए जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, राइट, जिसके अंदर आपका नर्व कॉर्ड कह सकते हैं, नर्व कॉर्ड तो प्रिमिटिव होती है, राइट। तो स्पाइनल कॉर्ड है और साथ में आपका ब्रेन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड इट इज साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल, यानी कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें सेंटर वाली चीज यानी ब्रेन और साथ में स्पाइनल कॉर्ड जिसमें से थोड़ी बहुत आपके ब्रांचेस निकल रही होती हैं वो, और यही दो जो है मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर थिंकिंग और कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, यानी कि वही ऐसी जगह होती है जहाँ पे सारी की सारी बॉडी की जो भी इंफॉर्मेशन आती है और उसके बाद उसे प्रोसेस किया जाता है, यानी कि एक्चुअली बॉडी में क्या हो रहा है और इस स्टिमुलस के आने के बाद इस बॉडी में रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, वो सारी जो प्रोसेसिंग होती है वो सारी की सारी प्रोसेसिंग होती है ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड में। आगे हम जानेंगे कि ब्रेन किस तरीके से लॉन्ग टर्म में वर्क करता है और स्पाइनल कॉर्ड किस तरीके से हमारी छोटी छोटी फंक्शन में मदद करता है, जैसे कि आप देखेंगे रिफ्लेक्स एक्शन जो कि आपने क्लास 9th में बहुत ही डीप में पढ़ा था, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। The PNS comprises of all the nerves of the body associated with the CNS, brain, and spinal cord. The nerve fiber of the PNS are of two types, efferent and efferent. Actually आप जो है कुछ और टाइप के भी यहाँ पे न्यूरल सिस्टम पढ़ेंगे। इसको पहले नर्वस सिस्टम बोलते थे, अब न्यूरल सिस्टम बोलते हैं न्यूरॉन्स के नाम पे, राइट। तो कुछ और टाइप के न्यूरल सिस्टम भी आप पढ़ेंगे, लेकिन वी विल गो फॉर द NCERT बिकॉज NCERT इज द बाइबल फॉर बायोलॉजी। और जो आपकी क्लास 11th का एग्जाम है या फिर नीट एग्जामिनेशन हो, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, दैट बेसिकली आस्क फ्रॉम द NCERT, राइट। इवन इफ इट इज गिवन रॉन्ग इन द NCERT यू हैव टू गो फॉर द NCERT। देयर इज नो चांस दैट एनी बुक अदर देन द NCERT इज गोइंग टू गिव यू द राइट इन्फॉर्मेशन। इवन इफ यू थिंक और इवन if you google that the NCERT is wrong and the other book is right, still you are going to go with the NCERT because NCERT is the bible for biology class 11th, right। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका CNS है वो सेंट्रल वाला पार्ट हो गया और PNS यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरी का मतलब होता है जो आउटर साइड है, यानी कि सेंटर को छोड़ के जो भी बाहर का जितनी भी बॉडी है उसमें जितने भी न्यूरॉन्स हैं वो सारा का सारा आपका पेरिफेरी में है, यानी कि बाहर की साइड में है। सो इट इज कॉल्ड पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, जो कि दो टाइप के होते हैं। उनमें नर्व्स जितने भी आपके नर्व्स हैं या फिर न्यूरॉन्स हैं वो आपके बेसिकली उसमें दो टाइप के होते हैं, दैट इज इफरेंट एंड एफरेंट। पहला है आपका एफरेंट। एफरेंट का मतलब क्या है कि जो स्टिमुलस के पिक करता है, यानी कि बाहर हीट लगी स्किन के ऊपर, आपने हीट कुछ गर्म लाके टच कर दिया तो तुरंत वहां पे जो न्यूरॉन्स होंगी वो जो है उसे कैच करेंगे स्टिमुलस को कि दिस इज हॉट एंड जो है इंपल्स जनरेट करेंगी, आगे भेजेंगी। तो वो जो न्यूरॉन है जो कि इंपल्स को आगे भेज रहा है टू स्पाइनल कॉर्ड या फिर टू ब्रेन, उसको कहते हैं एफरेंट न्यूरॉन। और इफरेंट न्यूरॉन होता है जहां से प्रोसेसिंग हुई ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में और फिर उस मैसेज को लेके आ रहे हैं कि भाई हाथ को हटाओ, that this is hot, you have to remove your hand। ये वाला जो मैकेनिज्म है या फिर ये वाला जो इम्पल्स है वो मैसेज को जो लेके आएगी जो न्यूरॉन, उसको कहते हैं इफरेंट। तो इनको आप याद कैसे रख सकते हैं, इफरेंट का जो है स्टार्टिंग ई से हो रहा है एंड द वर्ड इफेक्ट, यानी कि इफेक्ट जो चीज कर रही है, यानी कि हम हमारे ऊपर इफेक्ट आया कि हम अपना हाथ हटा रहे हैं, तो ये जो इफेक्ट लाने वाली जो न्यूरॉन है दैट इज इफरेंट, ई है सेम। दूसरा एफरेंट आप सिंपल याद रख सकते हैं। द एफरेंट नर्व फाइबर्स ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम द टिश्यू या फिर ऑर्गन to the CNS and the efferent fiber transmit regulatory impulse from the CNS to the concerned peripheral या फिर टिश्यू या ऑर्गन, यानी कि जो एफरेंट है वो लेके जाती है और इफरेंट वो CNS से लेके आती है। दिस इज जस्ट लाइक द आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है एंड वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है। सो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं।
Okay, then we see the PNS is divided into two divisions called somatic neural system and autonomic neural system. वो ये वही पार्ट हैं एक्चुअली जिनको आप देखें कि आगे कई बार आपको जो है इसी तरीके से दिए होते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम, जिसमें कि आपके जोड़ लिए जाते हैं न्यूरल सिस्टम जो है CNS के भी कुछ पार्ट्स इसमें ऑटोनोमिक में। तो वी विल गो फॉर द एनसीईआरटी, ये बात आप हमेशा ध्यान रखें कि जो PNS है उसको डिवाइड करने पे यू गेट द सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड द पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम एंड द ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक का मतलब क्या होता है? सोमैटिक का मतलब होता है सारे सेल्स जो भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे सोमैटिक न्यूरल सिस्टम का मतलब है कि जिन भी चीज़ों को हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, यानी बॉडी में जितने भी नॉर्मल देखे जाने वाले ऑर्गन्स हैं जिनको हम कंट्रोल कर पाते हैं, उन सारे जो न्यूरॉन्स हैं, जो कि उन न्यूरॉन्स को हम थिंकिंग के थ्रू, लाइक हमें सोचना है कि हमें अपना हाथ बंद करना है, मुट्ठी बंद करनी है, सो वी कैन डू दैट, हमें चलना है, बैठना है, उठना है, हम सारा का सारा वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो कंट्रोल करने वाली मूवमेंट है, उन सारे उनको जो नर्व्स कंट्रोल करते हैं, उन नर्व्स को कहते हैं हम सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। एंड द ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम उन न्यूरॉन्स के सिस्टम को कहते हैं जो कि ऑटोनोमिक यानी अपने आप होने वाली प्रोसेसेस को करते हैं। जैसे कि सांस लेने को आप हायर थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। लंग्स तो अपनी तरफ से मदद कर ही रहे होते हैं ना, लंग्स तो अपनी तरफ से सांस ले रहे होते हैं, आपने तो उसको बीच में ब्लॉक कर रखा है, वॉल्व को बंद कर रखा है कि हवा जो है ना बाहर आ पाए ना अंदर जा पाए। तो इस तरीके से आपने सांस को रोक रखा है, बट एक्चुअली तो जो आपका डायफ्राम है वो तो ऊपर नीचे हो ही रहा है सांस लेने के लिए, राइट। तो आप देखें कि इन सारी चीज़ों को जो कंट्रोल करने वाले हैं, जैसे कि धड़कन चलना, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, आपका कोई भी जो प्रोसेस है जो ऑटोमेटिकली हो रहा है, यहाँ तक कि पल के झपकाना, इन सारी जो न्यूरॉन्स है जो अपने आप होने वाली प्रोसेस को रिदम में रखती हैं, यानी कि चलाती हैं हमेशा, उनको कहते हैं ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। तो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिलीज इम्पल्स फ्रॉम CNS टू स्केलेटल मसल। ये बात आप और ध्यान रखेंगे, स्केलेटल मसल क्या होती है? स्केलेटल मसल उन मसल्स को कहते हैं जो कि हमारी मूवमेंट में मदद करती हैं, वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, और ये जो स्केलेटन यानी कि बोन्स के साथ मोस्टली जुड़ी हुई होती हैं। तो व्हाट डू वी सी कि सोमैटिक न्यूरल सिस्टम जो है वो CNS से जो आपका स्केलेटल मसल है उन तक मैसेज ले जाती है, यानी कि सोची समझी यानी कि वॉलेंट्री एक्शंस को करवाती हैं। While the autonomic neural system transmits impulse from the CNS to the involuntary organs and smooth muscle of the body. Smooth muscles आपको पता है जितना भी आपका elementary canal है that is mostly comprised of the smooth muscle, and body में internally जितने भी organs हैं mostly are comprised of smooth muscle। और या फिर आपके जो है यहाँ पे involuntary organs इसलिए लिखा गया है क्योंकि आपकी specifically जो हार्ट है that is composed of cardiac muscle that is not a smooth muscle, इसलिए अलग से आपका involuntary organ लिखा हुआ है। तो हार्ट को और जितने भी इनवॉलेंटरी मसल्स हैं जैसे कि स्मूथ मसल, उनको कंट्रोल करते हैं आपके ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। दिस इज वेरी बेसिक नॉलेज ऑफ द न्यूरल सिस्टम, यू हैव टू just know it to understand the chapter, right? The autonomic neural system is further classified into sympathetic neural system and parasympathetic neural system. This is again two divisions of autonomic neural system. Autonomic neural system हमने अभी भी क्या पढ़ा है कि autonomic neural system is a type of system जिसमें कि अपने आप यानी ऑटोमेटिकली होने वाली जितनी भी प्रोसेस है बॉडी में उनको कंट्रोल करने वाले न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमारी बॉडी में कौन कौन सी प्रोसेस ऑटोमेटिकली होती है, सोच के देखिए। सांस लेना, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, हार्ट बीट करना। सबसे ज़्यादा जो कॉमन आपके दिमाग में तुरंत आता है दैट इज हार्ट बीट करना और सांस लेना। अगर हम हार्ट बीट को ध्यान दें तो कभी कभी आप देखेंगे कि विदाउट एक्सरसाइज, अगर आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उससे तो डेफिनेटली मतलब आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी और कम होगी, बट अगर आप शांति से भी बैठे हैं तो कई बार ऐसे इमोशंस होते हैं बॉडी में जिसकी वजह से आपकी हार्ट बीट कम या ज़्यादा होती हैं। लाइक व्हेन यू आर very sad or depressed, you will feel कि the heartbeat is very low. However, आप उस टाइम चेक नहीं करते हैं, but if you take into consideration, तो when a person is sad or just depressed or something like that, and तो उन सारी situations में जो है heartbeat कम हो जाती है। वहीं if a person is angry, right, if a person is angry, फ्राइटेंड और इन एंजाइटी, तो आप देखेंगे कि उसकी हार्ट बीट जो है कई गुना ज़्यादा बड़ी होती है। इसका क्या कारण है? हाउएवर दोनों केसेस में उनको कंट्रोल तो ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम ही कर रहा है, हार्ट को तो बीट करवाना ही है। अब वो कम और ज़्यादा क्यों हो रही है, उसको काम करता है आपका सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम जो है बेसिकली आपका स्ट्रेस हार्मोन की तरह वर्क करता है, जो कि आपका करवाता क्या है कि बॉडी में जितनी भी कोई भी ऐसा स्ट्रेस आता है बाहर से, उसको कोप करने के लिए तुरंत आपकी बॉडी की जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं और जो एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेसेस हैं उनको तेज कर देता है। जैसे कि हार्ट बीट को तेज कर देगा,
डाइजेशन को स्लो कर देगा, क्योंकि बॉडी में अगर डाइजेशन हो रहा होता है तो आपको पता होना चाहिए कि पूरी पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जा रहा होता है उसका न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करने के लिए। वहीं आपका अगर आपको कोई अचानक से कोई ऐसी चीज आ जाए जिससे आपको अचानक गुस्सा आए या फिर डर लगे, आपके सामने भूत आ गया, राइट, टेक इन टू कंसिडरेशन दिस इज एन एग्जाम्पल, एकदम रात में हैं आप, अचानक से आपके सामने भूत आ जाता है, व्हाट यू विल डू? अचानक से आप मतलब बहुत ज्यादा डर जाएंगे, चिल्ला भी दे हो सकता है, यू विल फील कि यू आर स्वेटिंग, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, यू कैन ऑल्सो फील कि पेट में हल्का सा मतलब दर्द सा, एंड द डायफ्राम इज बहुत ज़्यादा, डायफ्राम जो है अंदर की तरफ डोम शेप्ड कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। इनके कारण क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल द हार्ट बीट राइजेज मेनी फोल्ड्स, राइट, हार्ट बीट जो है कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। ये काम करते हैं आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अचानक से हॉल्ट पे आ जाता है, अचानक से बहुत स्लो या फिर नौ के बराबर काम करने लग जाता है, आपकी ब्रीदिंग बहुत तेज हो जाती है, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होने लग जाती है। ये काम जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। वहीं आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा? आपने भूत को देखा, देन यू रियलाइज कि दिस इज नॉट अ भूत, मेरी परछाई थी, तो व्हाट यू विल डू? यू विल रिलैक्स कि ओके नथिंग इज देयर। अब रिलैक्स करेंगे तो वापस क्या होगा? आपकी धड़कन जो है वापस से धीरे नॉर्मल हो जाएगी, स्वेटिंग बंद होगी, देन यू विल वॉक अगेन नॉर्मली, सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाएगा। तो वो जो है चीज़ों को वापस नॉर्मल पे आना, बहुत ज़्यादा हार्ट बीट से कम हार्ट बीट करना, ब्रीदिंग को नॉर्मल करना, स्वेटिंग को कम करना, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को वापस से काम पे लाना, वो काम करता है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो आपको ऐसे याद रख सकते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आप लिख सकते हैं आपका भूत वाला एग्जांपल आप सीधा ले सकते हैं, क्योंकि आपका जो है क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, या फिर कुछ फंक्शंस दिए होंगे, इनमें से कौन सा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करेगा और कौन सा पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक वाला जो है भूत वाला, जो जैसे भूत आ गया तो उसके सामने क्या करेंगे? हार्ट बीट बढ़ जाएगी, स्वेटिंग बढ़ जाएगी, ब्रीदिंग बढ़ जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हार्ट जब ज़्यादा फंक्शन करता है और ज़्यादा कार्डिक आउटपुट देता है, यानी कि ज़्यादा ब्लड एक बार में पंप करता है, तो बीपी आपका बढ़ना ज़रूरी है, ब्लड प्रेशर। एंड आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाएगा, यू विल सी कि योर मसल्स हैव टाइटन। इन सारी चीज़ों को जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा, और इनका रिवर्स आप लिख देंगे सिंपल पैरासिम्पैथेटिक में, राइट। So here we complete the autonomic nervous system. Then we have the visceral nerve system. A specific type है आपका visceral nervous system is a part of the peripheral nervous system that comprises the whole complex of nerves, fibers, ganglion, plexus, by which impulse travels from the neural system to the viscera, from the viscera to the central nervous system. What is the viscera? Viscera is the part, या फिर कह सकते हैं the स्पेस ऑफ आवर बॉडी, जहाँ पे मोस्टली आप कह सकते हैं एम्प्टी स्पेस होता है या फिर फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है। तो यहाँ पे वो एक्चुअली बॉडी के उन पार्ट की बात की जा रही है जहाँ पे हमारे विसरल, या फिर जो आपके आप ऐसे ही जानते होंगे कि विसरल ऑर्गन्स को आप कहते होंगे जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, लाइक आपके हार्ट, लंग्स हावर ज़्यादा कंसिडर नहीं होते, बट हार्ट, लंग्स, किडनी, दीज आर एंड लिवर, दीज आर द विसरल ऑर्गन्स। तो इनको जो है कैसे जाते हैं आपके जो विसरल ऑर्गन्स को, आपके जो इम्पल्स है वो कैसे जाते हैं, उसके लिए स्पेसिफिक, थोड़ा सा स्पेसिफिक आपका विसरल नर्वस सिस्टम है, जो कि आपका ब्रांच आउट होता है फ्रॉम द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और वो लेके जाता है, उनमें बहुत सारे जो है नर्व्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, और गैंग्लियन और प्लेक्सस एक्चुअली एक ही चीज़ है। गैंग्लियन जो है दिमाग के अंदर, अगर ब्रेन के आसपास है कोई भी नर्व्स का गुच्छा तो उसे कहते हैं गैंग्लियन, और अगर वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर है तो उसे प्लेक्सस कहते हैं, राइट। तो नर्व, फाइबर, गैंग्लियन एंड प्लेक्सस का एक पूरा ग्रुप होता है, बहुत सारे, जो है विसरल नर्वस सिस्टम कंसिडर करता है, कंप्राइज करता है, और इससे जो है आपका होता है क्या, ये आपकी मदद करता है विसरल ऑर्गन्स जो है हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी एक्सेट्रा, और साथ में आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी बहुत सारे हैं, उन सबको कंट्रोल करने में, राइट। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है हमारा जितना भी न्यूरॉन का पूरा सिस्टम था, डिफरेंट सिस्टम्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमने नर्वस में इसलिए कह रहा हूँ पहले न्यूरल सिस्टम, आई थिंक यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट, नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है, अब जो है न्यूरल सिस्टम इज मोर कॉमन। सो तो जो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम है उसको हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें उसके डिफरेंट पार्ट यानी कि सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम हमने पढ़ लिए थे। And we also done the
सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम विच इज द पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। साथ में हमने विसरल नर्वस सिस्टम जो कि पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम का एक पार्ट है उसके बारे में जाना। एक्चुअली यहाँ पे नर्वस और न्यूरल बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्सली या फिर एक साथ अलग अलग मतलब सेम दोनों का मीनिंग है, सो एक साथ यूज हुए हैं वो कई जगह, सो यू डोंट हैव टू कंफ्यूज बिटवीन देम, दे आर द सेम थिंग। सो यहाँ तक अगर आपको सारे के सारे न्यूरल सिस्टम्स के बारे में समझ में आया हो, साथ में चैप्टर का इंट्रोडक्शन मिला हो एंड यू नो अबाउट द चैप्टर वेरी वेल फ्रॉम नाउ, तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नीचे रेड कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब, उसे हिट करेंगे, सो इट विल बी वेरी गुड फॉर अस। और इस तरीके से हम आपके लिए और ज़्यादा वीडियोस बना पाएंगे एंड वी विल बी एबल टू कंप्लीट द होल बायोलॉजी क्लास 11th एंड 12th फॉर यू, राइट। और साथ में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर करें विद फ्रेंड्स सो दैट दे आल्सो कम टू नो अबाउट द चैनल एंड दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।